हेलो दोस्तों, तो देखो एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे संभव ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेकंड चैप्टर ह्यूमन सिस्टम चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्सर्जन तंत्र। ह्यूमन का जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है या उत्सर्जन तंत्र होता है उसको हम आज पढ़ेंगे। और कल मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र का विथ डायग्राम, आपको उसका जो बेसिक आइडिया था वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उस आज के टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हमारी जो किडनी है, उत्सर्जन तंत्र की जो मेन इकाई होती है जो किडनी है उसको हम पढ़ेंगे। और किडनी या फिर वक्र या फिर जिसको हम अपनी लैंग्वेज में गुर्दा बोलते हैं उसकी हम संरचना पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम नेफ्रॉन जो होता है, जो हमारी किडनी की मेन इकाई होती है जिसके द्वारा यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, तो वो चीज़ आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि जो ह्यूमन बींग्स होता है उस ह्यूमन बींग्स के अंदर जो किडनी होती है या जो हमारे पैल्विक भाग के अंदर जो व्यवस्था होती है किडनी की, उसकी जो संरचना है वो किस तरीके की होती है। तो देखो मैं बता दूं कि जो किडनी होती है वो एक ऐसा पेशीय भाग होता है जो तंतु में संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। ओके, और वो जो भाग होता है उसकी संख्या 2 होती है। वो किस भाग में, हमारा जो श्रोणी वाला जो भाग होता है, ये श्रोणी वाला भाग होता है जिसको हम श्रोणी मेखला भी बोलते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नीचे की तरफ फिर यहाँ टच रहती है श्रोणी वाले भाग से। जब आप कंकाल तंत्र देखोगे तो उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो उस श्रोणी वाले भाग के अंदर क्या होता है कि एक जघन हड्डी होती है, उसके पीछे की तरफ मेल के अंदर, ओके, मेल के अंदर उसके पीछे की तरफ क्या होती है कि ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों के अंदर इसकी व्यवस्था होती है। ओके, तो ये एक ऐसी संयोजी ऊतक या तंतु में संयोजी ऊतक की बनी हुई पेशीय संरचना होती है जिसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसका जो रंग है वो कोई इश्यू नहीं है, हल्का लाल कलर का होता है। उसके बाद में देखो हम इसकी स्थिति को देखेंगे तो इसकी जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है, श्रोणी गुहा के अंदर और जघन हड्डी के पीछे। ओके, अब आगे देखो इसका जो आकार है, मैं आकार और अगर आकृति की बात करता हूं तो देखो इसका जो आकार होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले इसकी जो आकृति है, उसकी शेप होती है वो कैसी होती है कि जो सेम का जो बीज होता है, सेम के बीज के समान उसकी क्या होती है, आकृति होती है। ओके, अब यदि मैं उसके आकार की बात करता हूँ, आकृति की बात करता हूँ तो ये देखो इस तरीके से यदि मैं आकृति की बात करता हूं तो ये जो किडनी होती है, इस किडनी की जो लंबाई होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर मानी गई है। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर मानी गई है। और यदि इसकी चौड़ाई की बात करता हूं, जो चौड़ाई होती है उस चौड़ाई की बात करता हूं तो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ओके, अब अगर मैं मोटाई की बात करता हूं तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। ओके, तो ये था इसका एक बेसिक आइडिया कि किस तरीके से ये किडनी की स्ट्रक्चर होती है। अब देखो विद डायग्राम में आपको आगे मैं समझाऊंगा, उससे पहले कुछ बेसिक आइडिया दे दूं। जो किडनी होती है उसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे कि जो किडनी है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। और उसका जो बाहरी जो भाग होता है उसको हम कॉर्टेक्स भाग बोलते हैं। ओके, और ये जो कॉर्टेक्स भाग होता है इसके अंदर मेलपिगी नलिकाएं या कणिकाएं होती है, मेलपिगी कणिकाएं होती है, इसलिए ये जो बाहरी भाग होता है वो कणिका में दिखाई देता है। ओके, दूसरा जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला भाग। और मेडुला का मतलब क्या होता है, मिडिल भाग। ओके, जो मिडिल भाग होता है उसको हम मेडुला भाग बोलते हैं। और उस भाग के अंदर आपको बहुत सारे पिरामिड्स दिखाई देंगे, त्रिभुजाकार आकृति के, त्रिभुजाकार आकृति के कुछ पिरामिड्स आपको दिखाई देंगे जिनकी संख्या 8 से 10 होती है। तो ये एक इसका बेसिक आइडिया था कि जो किडनी होती है वो किस तरीके से व्यवस्थित होती है। अब हम विथ डायग्राम हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो आगे हम चलते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किडनी का जो डायग्राम है वो है, और इसी डायग्राम के माध्यम से हमारे को इसके बारे में जानना है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं किडनी को। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो किडनी होती है वो एक ऐसी पेशीय संरचना होती है जो तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये जो आपको बाहरी जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये आपको आवरण दिखाई दे रहा है बाहरी आवरण, ये वाला, इसको हम बोलते हैं तंतुमय संयोजी ऊतक से बना हुआ आवरण। इसका मतलब इसकी बाहरी लेयर होती है, जो पर इसकी बाहरी झिल्ली होती है वो कैसी होती है, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। और ये एक पेशीय संरचना है। ओके, आगे देखो उसके बाद में हम चलते हैं कि ऊपर ये जो आइसक्रीम के जैसा दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, जो हमारे शरीर की एक आपातकालीन
ग्रंथि कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो आपातकालीन जो हार्मोन होते हैं एड्रीनलिन हार्मोन या फिर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है उसका स्त्राव करती है। ये मैं आपको पढ़ा था, लेकिन आपका ये जो टॉपिक है वो कोरोना की वजह से क्या है इसको डिलीट कर दिया गया है, तो इसको मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। फिलहाल यही बता दूं एड्रिनल ग्रंथि जो है जिसको हम अधिवक्र ग्रंथि भी बोलते हैं, जो इस किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ ऐसे व्यवस्थित होती है। ओके बेटा, अब देखो आगे देखो। अब मैंने आपको बताया था कि जो किडनी है उसको दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। इधर देखो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है बाहरी, जो इसकी कुछ इसकी झिल्ली होती है, झिल्ली के जस्ट पास वाला जो भाग है ये आपको जो दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट जो मैंने डोटेट कर रखे हैं, इस भाग को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स भाग। यानी कि जो कॉर्टेक्स भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? बाहरी भाग, है ना। कॉर्टेक्स भाग जो है वो कौन सा भाग होता है? बाहरी भाग। ओके, आगे देखो ये वाला भाग देखो, इस भाग के अंदर आपको बहुत सारे पिरामिड दिखाई दे रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति के। देखो ये यहाँ पे मैंने आपको बना रखे, ये पिरामिड्स वाला जो भाग है इस भाग को हम बोलते हैं मेडुला भाग। इसको क्या बोलते हैं? मेडुला वाला भाग, यानी मध्य का भाग। ओके, तो ये मेडुला वाला भाग दिखाई आपको दे रहा है। उस मेडुला वाले भाग के अंदर आपको बहुत सारे पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखो पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुजाकार आकृति में पिरामिड्स है। ओके, अब देखो इसके अंदर यहाँ कुछ समझने वाली चीज है। क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है वो कॉर्टेक्स वाला भाग इस मेडुला वाले भाग में भी धसा होता है। देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो ये भाग, ये इस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ इस तरीके से, तो ये देखो ये इस तरीके से। अब ये कॉर्टेक्स भाग हमने बोला था, इस भाग को क्या बोला था हमने? कॉर्टेक्स वाला भाग बोला था। ये वाला भाग जो क्या है? कॉर्टेक्स। तो ये जो कॉर्टेक्स भाग होता है ये कुछ इसका कुछ जो अंश होता है वो इस मेडुला वाले भाग में भी धसा हुआ दिख रहा है। देखो मेडुला वाला भाग है जो पिरामिड है, ये वाला भाग मेडुला बोला था, लेकिन इस मेडुला वाले भाग के अंदर भी ये धसावा इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो धसावा जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं बर्टीनी के स्तंभ। याद रखना, इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, बर्टीनी के स्तंभ, इसका नाम है बर्टीनी के स्तंभ। ओके, तो बर्टीनी के स्तंभ क्या हो गया? कॉर्टेक्स का कुछ भाग जो होता है वो किडनी के जो मेडुला वाला जो भाग होता है या पिरामिड जो होते हैं, उन पिरामिड के दोनों ओर धसा हुआ दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं बर्टीनी के स्तंभ। ओके, अब आगे चलो, आगे देखो आपको जो ये पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, इन पिरामिड के ऊपर मैंने देखो रेड कलर में कुछ संरचनाएं बनाई है। इस तरीके की संरचनाएं हैं, देखो इस तरीके की संरचनाएं आपके बनाई हुई है। देखो ये रही बहुत सारी, ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है ये संरचना होती है नेफ्रॉन, जो हमारी किडनी की मेन संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है, जिसको हम आगे इसी को ब्रीफली हम पढ़ेंगे। तो ये जो नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम वक्राणु भी बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको पिरामिड्स के ऊपर दिखाई देगी। और लगभग क्या होता है कि प्रत्येक जो किडनी होती है उसके अंदर 10 से 12 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जानकारी दे रखी है, आप इसको याद रखना। लगभग 10 से 12 लाख तक एक प्रत्येक किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, जिनकी व्यवस्था कहाँ होती है? इन पिरामिड्स के ऊपर। फिलहाल मैंने एक ही इसमें नेफ्रॉन बता सका हूँ मैं, लेकिन इसमें प्रत्येक जो पिरामिड होता है उसके ऊपर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लाखों की संख्या में। ओके, तो ये हमारी नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन जो है फिर आगे जाने के बाद में आगे खुलता है, छोटी छोटी ये केशिकाओं का जो जाल बना रहता है यहाँ पे, उसके अंदर खुलता है। और ये जो जाल है एटलीस्ट संग्रह नलिका में खुलता है। और जो संग्रह नलिका जो होती है वो फिर बाद में हमारी जो यूरेटर होता है, ये देखो ये बड़ी सी आपको नलिका दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी या फिर यूरेटर। तो यूरेटर जो है वो कनेक्ट किससे है? हमारी नेफ्रॉन की अंतिम स्ट्रक्चर संग्रह नलिका से। तो इसकी जो संग्रह नलिका या कनेक्टिंग डक्ट जो होती है, एटलीस्ट प्रत्येक नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिकाएं जो होती है वो फिर बाद में किसमें ओपन होती है? मूत्र वाहिनी में। ओके, अब देखो उसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो मेडुला वाला भाग, तो इसमें पिरामिड आ गए, लेकिन मेडुला वाले भाग के बाद में भी कुछ भाग आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो भाग होता है इसको हम पेल्विस भाग बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस भाग बोलते हैं। इसकी अंग्रेजी टर्म है, ध्यान रखना, इस भाग को हम पेल्विस भाग बोलते हैं। और ये जितनी भी स्ट्रक्चर आपको बाहर ओपनिंग दिखाई दे रही है, देखो ये नलिकाएं दिखाई दे रही है, ये पेल्विस भाग से निकलती हुई आ रही है। ओके, उसके अलावा देखो ये जो किडनी होती है ना, उस किडनी की आप शेप को देखो, शेप के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा कि एक भाग जो होता है वो तो उभरा हुआ होता है। देखो ये वाला जो भाग है आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, और एक जो भाग होता है वो धसा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इसका जो ये वाला भाग है, इस भाग के अंदर आपको एक गड्ढा सा दिखाई देगा, धसा हुआ भाग दिखाई देगा। और उस धसे हुए भाग के आगे वाला जो भाग होता है वो तो पेल्विस हो गया। ये जो गड्ढा होता है उस गड्ढे को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, यानी किडनी की जो किडनी के अंदर जो यूरेटर और जो रीनल आर्टरी और वेन जो ओपनिंग होती है वो निकलती है, वो वाला जो गड्ढा होता है उसको हम खांच भी बोल सकते हैं। उसको हम क्या, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? हाइलम। तो ये हाइलम होता है।
आगे देखो, अब हमारी मेन स्ट्रक्चर हो गई, इतना बता दिया। अब मेन जो चीज है वो है हमारी ये 3 प्रकार की नलिकाएं दिखाई दे रही है। तो एक मैंने आपको बता दी, एक बड़ी जो नलिका है जिसको हम यूरेटर या मूत्र वाहिनी बोलते हैं, जिसके द्वारा मूत्र आता है, और उसके बाद में 2 नलिकाएं दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली नलिका और एक ही वाली नलिका। तो देखो आपको मैंने पहले उस उत्सर्जन तंत्र वाले डायग्राम के अंदर भी बताया था कि महाधमनी महाशिरा खुलती है, वो फिर बाद में जब वक्र के अंदर प्रवेश करती है तो उसकी टर्म मैंने बताई थी रीनल, और वहां पे मैंने बताया था ये रीनल वेट आर्टरी और एक और होती है रीनल वेन, अर्थात वक्र धमनी और वक्र शिरा, ये दोनों इसके अंदर एंटर करती है। जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वक्र धमनी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ यूरिया ब्लड को ले जाएगी, और एक दूसरी मैंने आपको बताई थी नलिका जिसको बोलते हैं महाशिरा से जो जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं रीनल वेन अर्थात वक्र शिरा, जो क्या करेगी CO2 युक्त रक्त को वापस ले जाने का काम करेगी। लेकिन वो जो CO2 युक्त रक्त है उसके अंदर अब यूरिया नहीं है, अर्थात वो एक प्रकार से शुद्ध रक्त है, बोलने में हम उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त, लेकिन उसके अंदर CO2 इंक्लूड है। तो वो CO2 तो फिर वापस क्या होगी, पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके माध्यम से फेफड़ों के पास जाएगी, फेफड़ों से फिर बाद में पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से हार्ट के अंदर आ जाएगी। ओके, तो ये थी हमारी वक्र शिरा और ये होगी हमारी वक्र धमनी। तो ये एक छोटी सी आपकी स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थ्योरी है वो आप खुद बना सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लिखने में दिक्कत हो। तो ये एक बेसिक आइडिया हमने आपको किडनी के बारे में दे दिया, और अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वक्र, जो अभी मैंने आपको बताया था किडनी, अभी मैंने किडनी बताई थी, किडनी के अंदर मैंने आपको पिरामिड बताए थे। देखो उसी डायग्राम में ले लेते हैं। देखो ये जो नेफ्रॉन है इसकी संरचना को हम पढ़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे वक्र की क्रियाविधि, वक्र क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वक्र है जिसको हम वक्र जो है उसके अंदर पाई जाने वाली ऐसी एक छोटी इकाई जिसके द्वारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन या फिर वक्राणु। ओके, तो वक्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन या फिर वक्राणु। और अभी मैंने इसकी संख्या बताई थी कि मानव के अंदर प्रत्येक किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख की इनकी संख्या होती है। स्थिति जो होती है ना वो मेडुला वाले भाग में होती है, ये अभी मैंने आपको समझाया था। मेडुला वाला जो भाग होता है इसके अंदर होती है, ये देखो ये मेडुला पिरामिड मेडुला वाले भाग में है। तो इस मेडुला वाले भाग के अंदर ये जो वक्राणु या फिर नेफ्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं। लेकिन क्या होता है, इसका कुछ अंश जो होता है ना, इस नेफ्रॉन का कुछ अंश जो होता है वो इसके कॉर्टेक्स वाले भाग में भी रहता है, ध्यान रखना। इसकी जो समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ जो कुंडलित नलिकाएं जो होती है वो इसके कॉर्टेक्स वाले भाग में भी आती है। तो ये आपके ज़्यादा लेवल का नहीं है। फिलहाल यहाँ देखो कि इसकी जो स्थिति है वो मैंने कहा बताई, मेडुला वाले भाग में ये व्यवस्थित रहते हैं। ओके, अब देखो, अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम के अंदर रहती है वो है हमारा नेफ्रॉन जो है उसकी संरचना, और नेफ्रॉन के द्वारा जो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो। तो वो आगे हम चलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है, एक छोटा सा डायग्राम जो बहुत ही ज़्यादा इजी है और आधा अधूरा है अभी फिलहाल ये। और इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ होती है। देखो 10 से 12 लाख की संख्या में होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म इकाई होती है। ओके, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया इसी के अंदर संपन्न होती है। तो देखो ये किस तरीके से व्यवस्थित रहता है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये एट फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है एक कपनुमा एक आकृति दिखाई दे रही है। देखो कपनुमा आकृति जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या फिर बोमेन संपुट, इसका नाम होता है बोमेन संपुट या फिर बोमेन कैप्सूल। ओके बेटा, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कप शेप में, कप होता है ना, कप शेप के अंदर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। ओके, आगे चलो, आगे देखो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये देखो, ये इसकी यहाँ पे ग्रीवा मान लो, इसको मैं इसकी ग्रीवा बोल देता हूँ, है ना, इसकी ग्रीवा है, क्योंकि अब ग्रीवा के बाद में इसकी दूसरी, पहली तो क्या होगी बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, अब दूसरी इसकी जो संरचना है स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होगी। ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, इसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, नाम याद रखना। दूसरी इसकी जो संरचना है जिसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ओके, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित, जिसको हम ट्यूबुलर भी बोलते हैं, कुंडलित नलिका है क्योंकि ये नलिका शेप में दिखाई दे रही है ना, इंग्लिश में इसको ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं, ट्यूब्यूल है ना, ट्यूब,
ट्यूब एंड ट्यूबलाइट जो होती है ना उसके शेप में दिखाई दे रही है। और इसको इंग्लिश के अंदर भी याद रखना है, इसका नाम होता है PCT, और PCT का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाम याद रखना है इसका, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं आपके, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या ट्यूब कह दो आपका ना, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ओके, उसके बाद में देखो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब आपको एक पतली स्ट्रक्चर देखो, ये तो इसका जो है सरफेस एरिया आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ी चौड़ी है, इसका व्यास ज्यादा है, लेकिन उसके बाद में ये पतली एक नलिका के अंदर डिवाइड हो गई। देखो ये दिख रही है आपको, जो ये जो नलिका है ना आपको जो आंत में आपने पढ़ा था अवरोही आरोही, तो उसी तरीके से देखो दिखाई दे रही है। एक तो नीचे उतरती हुई स्ट्रक्चर है, फिर बाद में ऊपर चढ़ती हुई स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेनले का लूप। याद रखना, इसका नाम होता है हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। ओके, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है पतली सी, इसको बोलते हैं हेनले का लूप। तो तीसरी जो है वो क्या होगी, इसकी संरचना हेनले का लूप। ओके, तो नेफ्रॉन की तीसरी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, हेनले का लूप। और जो जो रेगिस्तानी या मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होगी, है ना। तो उसके अंदर भी ये हेनले के लूप, ये नेफ्रॉन पाया जाता है, और नेफ्रॉन के अंदर हेनले का जो लूप होता है वो बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है। इसकी जो है वो क्या होती है, लंबाई बहुत ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके बेटा, अब आगे देखो, आगे चलते हैं। हेनले का जो लूप है वो देखो एक इस तरीके से एक नलिका के अंदर खुल रहा है, और उस नलिका का जो शेप है वो भी आपके जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसी के शेप जितना है। और इस कुंडलित भाग को हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। नाम याद रखना, दूरस्थ, वो समीपस्थ थी, ये दूर है तो इसको दूरस्थ बोल दिया। और इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं DCT, है ना, इंग्लिश में होता है इसका नाम DCT, यानी डिस्टल, है ना। इसको प्रोक्सिमल, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो ये होगी इसकी कौन सी, चौथी संरचना। ओके, अब देखो पांचवी जो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है, एक ऐसी छोटी सी इकाई, उसको भी हमने कितने भागों में बांटा और कितना हमने उसको वेरीफाई करके हमने आपको इसके अंदर बताया। तो ये जो लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसका एक भाग नहीं माना जाता है, इसका भाग नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके साथ इसको पढ़ा जाता है। तो ये वाली जो संरचना है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट या फिर संग्रह नलिका। इसका नाम है संग्रह नलिका, याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट भी इसको बोलते हैं। कलेक्ट करने वाली ये एक ट्यूब होती है जो एटलीस्ट जाके फिर किस में खुलती है, अभी मैंने बताया यूरेटर, मूत्र वाहिनी के अंदर खुलती है, तो इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, डक्ट या फिर नलिका। तो ये है हमारी संग्रह नलिका, और ये हमारी स्ट्रक्चर है जो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो भाग आपको मैंने बता दिए कि लगभग बोमेन कैप्सूल होता है, संपुट होता है, फिर उसकी समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद में हेनले का लूप, और उसके बाद में इसकी दूरस्थ कुंडलित नलिका, और एटलीस्ट उसके बाद में संग्रह नलिका जो है उसके अंदर ये ओपन होती है। ओके, अब देखो इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो इसके अंदर मैं आपको डायग्राम से बना रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ना है ढंग से। देखो बेटा, इसका जो पहला वाला जो भाग होता है, जो मैंने फिलहाल आपको ये बताया, मैंने बोमेन कैप्सूल ही होता है, संपुट होता है, लेकिन इस भाग में कुछ और स्ट्रक्चर होती है जो फिर बाद में बाहर से जो आपने महाशिरा या फिर वक्र धमनी और वक्र शिरा जो आपने निकाली थी वो इसके अंदर क्या होती है, ओपन रहती है। तो अब आपको पूरा इसके अंदर समझ में आएगा क्या होता है। देखो क्या हुआ कि आपने देखा किडनी थी, किडनी के अंदर दो प्रकार की जो नलिकाएं वो प्रवेश कर रही है, एक तो कर रही है वक्र धमनी, एक कर रही है वक्र शिरा। अब क्या होती है, जो वक्र धमनी और जो वक्र शिरा होती है उनकी व्यवस्था किस तरीके से होती है, इसके अंदर क्या होता है कि वक्र जो धमनी होती है ना, वो वक्र धमनी फिर बाद में अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में खुलती है, और उन नलिकाओं को हम बोलते हैं फिर बाद में अभिवाही धमनिका। क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनिका। तो वो अभिवाही जो धमनिकाएं होती है प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर फिर ये ओपन होती है। किस तरीके से होती है, देखो यहां पे मैं बना रहा हूं डायग्राम, जैसे ये एक नलिका आई है यहाँ पे, ये इस नलिका को मैं बोलता हूं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। अब ये धमनिका बन गई, क्यों बन गई, क्योंकि ये किस नलिका का एक रूप है, बताओ अभिवाही धमनिका कहां से आ रही है, बताओ वक्र जो धमनी है ना, वक्र धमनी की ओपनिंग है, समझना। वक्र जो धमनी होती है वो बहुत सारी फिर धमनिकाएं बनाती है छोटी छोटी, वो फिर बाद में क्या कहलाती है, अभिवाही धमनिकाएं, जो प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगी। तो देखो ये एंटर करने का मतलब ये पार्शियली एंटर्ड माना जाता है इसको, वैसे ये एंटर नहीं करती है, पार्शियली एंटर्ड का मतलब देखो इस तरीके से ये यहाँ पे आई, आने के बाद में क्या होती है, वो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी
नलिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। देखो इस तरीके से बताऊंगा, ये देखो इस तरीके से बहुत सारी नलिकाओं के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे एक जाल सी एक संरचना बनाती है ना। यहाँ पे एक जाल जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। देखो जाल जैसी संरचना, इसको एक बार वापस मैं बना देता हूँ। देखो जाल जैसी संरचना कैसे आपको लगेगी, जैसे ये जो है अभिवाही धमनिका यहाँ पे आएगी, आने के बाद में ये इस तरीके से छोटी छोटी केशिकाओं के अंदर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं इस तरीके से बना रहा हूँ डायग्राम, और ये फिर वापस यहाँ पे ओपन होके वापस बाहर निकल जाएगी। ओके, तो देखो क्या होता है, इसको मैं बोलता हूँ अभिवाही धमनिका, और इसका इंग्लिश के अंदर नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिरेंट, ABCD में ए पहले आता है तो इसको बोलते हैं एफिरेंट आर्टियोल, एफिरेंट आर्टियोल। ओके, अभिवाही धमनिका। अभी का मतलब क्या होता है, आना, पास में आना। और एक ये जो नलिका दिखाई दे रही है, ये नलिका अब इसका नाम चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसने क्या हुआ, अभिवाही धमनिका ने यहाँ पे एक जाल की सी संरचना बनाई, और ये जो जाल की संरचना है ये एक प्रकार की केशिकाएं हैं, क्योंकि अत्यंत महीन जो सूक्ष्म जो संरचनाएं होती है उसको हमने क्या बोला था, केशिका बोला था, याद है, कैपिलरीज। तो ये जो कैपिलरीज वाला जो जाल होता है, इस जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, नाम याद रखना इसका, इंग्लिश टर्म ही है ग्लोमेरुलस। ओके, और हिंदी में इसको बोलते हैं केशिकीय गुच्छ। केशिकाएं होगी नहीं है तो केशिकीय गुच्छ, इसको क्या बोल दिया, केशिकीय गुच्छ। ओके, अब ये जो केशिकीय गुच्छ है ये फिर बाद में क्या होता है, एक वापिस एक नलिका के अंदर खुलता है, जिसको हम बोलते हैं अपवाही धमनिका। इसका जो नाम है वो है अपवाही धमनिका, नाम याद रखना, अपवाही। ये तो होगी अभिवाही धमनिका, और ये होती है अपवाही धमनिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इफिरेंट, ABCD में इफिरेंट आर्टियोल, इफिरेंट आर्टियोल। ओके, तो ये हो गई अपवाही धमनिका। अब देखो यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज है, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि महाधमनी खुली किडनी के अंदर, रीनल आर्टरी के अंदर, वक्र धमनी, वक्र धमनी फिर बाद में देखो यहाँ से फिर बाद में स्टार्ट हो रही है अभिवाही धमनिका वगैरह, ठीक है। अभिवाही धमनिका से फिर बाद में क्या बनी है, अपवाही धमनिका। अब ये जो अपवाही जो धमनिका है ये कहाँ ओपन होगी, ये मेन सोचने वाली चीज है। तो मैं बता दूं कि यहाँ से ब्लड आएगा, इस ब्लड का जो कुछ भी होना है वो यहाँ हो जाएगा, होने के बाद में इसमें जब ये आएगी तो अपवाही धमनिका में प्रवेश कर गई। अब जो अपवाही जो धमनिका होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाही धमनिका की ओपनिंग किसमें होती है ये आपको देखना है इसके अंदर। देखो जो अपवाही जो धमनिका होती है वो क्या होती है, बहुत बारीक, फिर बाद में सूक्ष्म जो नलिकाएं होती है इस तरीके से फिर ये खुलेगी पूरे इसके अंदर। देखो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल बारीक नलिका के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत पतली पतली नलिकाएं इस तरीके से, ये देखो ये। ओके, ये दिख रही है। फिर ये क्या होती है, ये फिर बाद में बारीक बारीक नलिकाओं के अंदर इस तरीके से पूरे इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से इनसे कनेक्ट रहती है, कनेक्ट करना पार्शियली कनेक्टेड, इनसे चिपकी भी रहती है, समझ रहे हो। इस तरीके से ये पूरे इसकी स्ट्रक्चर जो होती है उससे ये कनेक्ट रहती है, इस तरीके से पूरा एक जाल बनाती है, ठीक है। ये एक जाल बनाती है जो इसको पूरे नेफ्रॉन को क्या है घेरे हुए रहती है। ओके, इस तरीके से ये देखो ये इसको पूरे नेफ्रॉन को घेरे हुए हैं। क्यों घेरे हुए उसको अभी आगे आपको समझाऊंगा मैं पूरा। इस तरीके से ये जाल बनाती है, और एटलीस्ट ये जाके फिर बाद में कहाँ खुल जाती है, ये मान के चलो यहाँ से, ये मान लो ये इसका लास्ट वाला सिरा है, तो ये लास्ट वाला सिरा मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, मान लो है ना। ये लास्ट पूरी जो अभिवाही धमनिका है वो जैसे यहाँ से पूरी ब्रांचों के अंदर बट गई, और इस पूरे नेफ्रॉन को इसने घेर लिया। घेरने के बाद में एटलीस्ट ये किस में खुलती है, वक्र शिरा में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका एंड जो है वो कहाँ जा रहा है बताओ, ये गोस टू रीनल वेन। ओके, और जो रीनल वेन है वो फिर वो कहाँ जाएगी वापस से, किसमें, महाशिरा के अंदर। ओके, महाशिरा कहाँ जाएगी, हार्ट के पास। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताई है ये इस एक जो हमारी नलिकाएं है उससे रिलेटेड संरचना बताइए। तो देखो यहाँ पे इसको अभिवाही धमनिका बोल दिया, इसको अपवाही धमनिका बोल दिया, इसको ग्लोमेरुलस बोल दिया। ओके, अब क्या होता है कि ये संपूर्ण जो स्ट्रक्चर है, ये देखो ये पूरी जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, संपूर्ण स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा। देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जिसके अंदर क्या आएगा, देखो यही लिख देता हूँ। एक तो हमारे पास आता है एफिरोंट आर्टियोल, ठीक है, अपवाही अभिवाही धमनिका, प्लस में ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ओके, प्लस में इफिरेंट आर्टियोल, अपवाही
धमनी का। ये तीनों मिलकर जो स्ट्रक्चर जो बन रही है आपके, इसको एक नया नाम दिया गया है जिसको हम मेलपिगी काय या फिर रीनल कैप्सूल। ये देखो बोमेन संपुट हमने बताया था, मेलपिगी काय इसको बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मेलपिगी काय इसको क्या बोला, क्या कहा जाता है, मेलपिगी काय। तो ये जो संपूर्ण स्ट्रक्चर जिसके अंदर एफिरेंट और प्लस में ग्लोमेरुलस इंक्लूड है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेलपिगी बॉडी, है ना, मेलपिगी बॉडी या मेलपिगी काय। तो ये है हमारी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, और इसी तरीके से आपको इसके अंदर आपको थ्योरी के अंदर लिखना है। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि इस नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिलहाल आपको एक बेसिक आइडिया तो लग चुका होगा कि भाई अभिवाही धमनी का आ रही है, तो वो किससे जुड़ी हुई है, रीनल आर्टरी, वक्र धमनी से। तो वक्र धमनी से तो क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा विथ यूरिया लेके, यूरिया। तो विथ यूरिया या अपशिष्ट पदार्थ लेके यहाँ से ये ब्लड आएगा। ब्लड आने के बाद में इस जगह यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से फिर बाद में ये ब्लड वापस इससे होता हुआ इससे चला जाएगा, किसके द्वारा, महाशिरा के माध्यम से आगे की ओर ये फिर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर क्या है कि हमारे को इसके अंदर जो प्रोसेस पढ़नी है वो पढ़नी है इस ब्लड की, क्योंकि ब्लड के अंदर ही संपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ या भी जिसको हम बोलते हैं यूरिया है, वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो वो किस तरीके से यहाँ ब्लड आके छनता है, किस तरीके से छनने के बाद में मूत्र का निर्माण होता है, और वो मूत्र आगे की ओर कैसे बढ़ता है, ये आपको अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो अगले लेक्चर के अंदर केवल और केवल एक अंतिम टॉपिक बचा है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र में हमारे को यही पढ़ना है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना है। और उत्सर्जी जो पदार्थ है वो किस रूप में होते हैं, यूरिन के रूप में होते हैं, और वो जो यूरिन फॉर्मेशन है वो आपको कल के लेक्चर के अंदर इसके अंदर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको ये जो डायग्राम है ये बाकायदा आपको बुक के अंदर बनाने हैं, इसको ढंग से आपको समझना है, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा मोस्ट है। और जो कल वापस इसी डायग्राम को एक बार मैं वापस बनाऊंगा, क्योंकि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो इसी के अंदर संपन्न होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और मुझे आशा है कि आप रेगुलर अपनी जो क्लास है वो ले रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको भी जितना हम देना चाहते हैं उससे ज़्यादा ही हम आपको देंगे। ओके बेटा, धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।